जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो यूनिट 6 है हिंदी उपन्यास से संबंधित विधा के तहत जो भी आपके पाठ्यक्रम में रचनाएं लगी हुई हैं उनमें से एक रचना परीक्षा गुरु भी है। दरअसल परीक्षा गुरु उपन्यास को लेके हमने इससे पहले भी बात की थी जब हम उपन्यास देख रहे थे। इसके पूर्व में आपने देखा कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास भी हमारे पाठ्यक्रम में लगा है और गोपाल दास के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो पहला उपन्यास है। लेकिन हिंदी में विद्वानों में लेके हिंदी के क्षेत्र में विद्वानों में बहुत ही मतभेद होता है कि कौन सा पहला उपन्यास है। तो यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना जा सकता है, लेकिन ये अंग्रेजी ढंग का है, अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है। उपन्यास के लेखक है लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने निवेदन में इस उपन्यास को अपनी भाषा में नई चाल की पुस्तक कहा है कि हमने जो लिखा है वो निवेदन करके कहते हैं कि अपनी भाषा में देखा जाए यानी हिंदी में ही देखें तो एक नई चाल की पुस्तक है, क्योंकि देखिए शुक्ल जी ने साफ साफ कहा है ये है तो पहला, लेकिन ये अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास है। लाला श्रीनिवास दास पुस्तक के निवेदन में उपन्यास लिखने हेतु प्रेरणा स्रोत के लिए कहते हैं कि हमें प्रेरणा किससे मिली। महाभारत दी संस्कृत से, गुलिस्तां वगैरह फारसी से, स्पेक्टेटर से, लॉर्ड वेकन से, गोल्ड स्मिथ से, विलियम कूपर से, इन पुराने लेखों से स्त्री बोध और वर्तमान की रिसालों को श्रेय देते हैं। उपन्यास में तत्कालीन मध्यवर्गीय जीवन का चित्रण भी मिलता है जो उपन्यास कथा प्रधान नहीं बल्कि उपदेश प्रधान लगता है। यानी उपन्यास ये नहीं लगता आपको कि कथा दिया गया है, बल्कि जैसे हम पहले कथाएं सुनते थे तो उसमें लास्ट में एक उपदेश पकड़ा दिया जाता था, तो ये भी कथा प्रधान नहीं बल्कि आपको लास्ट तक जो है अंततः जब आप देखेंगे पूरा कथानक पढ़ के तो आपको कुछ ना कुछ उपदेश मिलेगा। ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु एक शिक्षाप्रद उपन्यास है। इसमें यह दिखाया गया है कि एक धनी व्यक्ति किस तरह से अपने चापलूस मित्रों के संगत में पढ़कर ऋणी होकर दुखी होता है। यानी संगति का प्रभाव दिखाया गया कि एक मित्र होते हैं जो अच्छी मित्रों की जो संगति होती है वो आपको कितना ऊंचा ले जा सकती है, और एक होता है कि ये दिखाया गया कि एक धनी व्यक्ति किस तरह से अपने चापलूस मित्रों के संगत में पढ़कर ऋणी होकर दुखी होते हैं तथा अंत में एक ईमानदार मित्र की सहायता से उसका कल्याण होता है। इस उपन्यास की शैली तर्कपूर्ण है जिसमें शिक्षा और उपदेशात्मकता की भावनाओं की प्रधानता है। जैसे उदाहरण के रूप में मुझे आपकी यह बात बिल्कुल अनोखी मालूम होती है, भला परोपकार आदि शुभ कर्मों का परिणाम कैसे बुरा हो सकता है। पंडित पुरुषोत्तम दास ने कहा, जैसे अन्न प्राणधार है परंतु अति भोजन से रोग उत्पन्न होता है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, देखिए परोपकार की इच्छा अत्यंत उपकारी है परंतु हद से आगे बढ़ने पर वो भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी। तो इसमें एक दोस्त है, जो लाला का एक दोस्त है, वो उन्हें समझाता कि फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, जबकि और भी उनके दोस्त हैं जो उनको उसमें ही धकेलते चले जाते हैं। और कैसे वो एक तरीके से आप देखेंगे कि उनका दोस्त जो है इस चक्रव्यूह में फंस के अंततः वो उसके हाथ कुछ नहीं आता है। तो एक दोस्त समझाता है, यानी लाला ब्रजकिशोर कहते हैं कि देखिए परोपकार तो ठीक है पर एक परोपकार एक मतलब कि एक हद तक करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और अपने कुटुंब परिवार आदि को सुख अगर इस तरीके से करेंगे फिजूल खर्च तो नष्ट होता चला जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मी है, जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और बढ़ेगा। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती है। तो एक दोस्त जो है ये चीज़ समझाता है। कथासार जो है देखें तो उपन्यास की कहानी दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की है। मतलब ये दिल्ली के, जैसे हमने वहाँ पे देखा था एक मेरठ के कारोबारी थे, और जब हमने सर्वसुख के बारे में देखा कि बनिया कितने धनी थे, बाद में पारिवारिक जो विघटन के साथ कहीं ना कहीं वो भी एक त्रासदी को झेलते हैं अंततः। तो यहाँ पे ये जो उपन्यास है परीक्षा गुरु, इसमें दिल्ली के एक ऐसे कारोबारी व साहूकार लाला मदन मोहन की कहानी बताई गई जो कि एक समृद्ध वैश्य परिवार में जन्म लेते हैं और उसे अपने पिता की मेहनत व धीरज से बहुत ज़्यादा दौलत विरासत में मिली थी। लेकिन वो जो थे ये पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव में पड़कर लगातार अपव्यय यानी फिजूल खर्ची करते जा रहे थे। वो युवावस्था में गलत संगत में पड़कर अपनी सारी दौलत खो बैठते हैं। उसे आदमी की फर्क नहीं होती कि किस आदमी के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। वो अपने सच्चे मित्र लाला ब्रजकिशोर, तो एक मित्र इनके हैं मदन मोहन के लाला ब्रजकिशोर,
तो जो सच्चे मित्र हैं लाला ब्रजकिशोर, जो उसके हर अनुचित कार्यों से पहले उन्हें टोकता है कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, जबकि इन्हीं के और भी संगत में हैं जो इनको गलत रास्ते पे ले जाते हैं, वो है चुन्नीलाल, शंभूदयाल, बैजनाथ। ये जो है ये इनके साथ रहने लगते हैं। तो ब्रजकिशोर के साथ उतना ज़्यादा रहते नहीं हैं, और जो ब्रजकिशोर है इनको सही राह दिखाते हैं, और ये सारे अवसरवादी लोग उसके हर अनुचित कार्य पर प्रोत्साहन देते हैं, उसकी खुशामद करते हैं तथा उससे अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इन लालची लोगों द्वारा दी गई गलत सलाहों के कारण लाला मदन मोहन जल्द ही कर्ज में डूब जाते हैं। उसी समय हरकिशोर से उसका बैर हो जाता है। वह सारे लेनदारों को इकट्ठा करके लाला मदन मोहन पर मुकदमा कर देता है। विपत्ति के समय लाला मदन मोहन के सारे कपटी लालची मौकापरस्त मित्र उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। अंत में उसका सच्चा शिक्षित बुद्धिमान वकील मित्र लाला ब्रजकिशोर उसका साथ निभाता है और उसकी खोई हुई संपत्ति उसे वापस दिलवाता है। अंत में लाला मदन मोहन को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह चापलूसी करने वाले मित्रों तथा दुर्व्यसनों से भी तौबा कर लेते हैं। तो ये जो दिखाया गया है इसमें, अनुसांगिक प्रवृत्ति के बल होने से जैसा संग होगा वैसा रंग तुरंत लग जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास में दिल्ली के जो एक कल्पित ढनाढ्य व्यक्ति की कथा है, जैसे कि इस युग के कुछ अन्य उपन्यासों के विषय में भी कहा गया है कि इस उपन्यास में भी प्रत्येक प्रकरण के आरंभ में तथा मध्य और अंत में भी कहीं कहीं विविध पद्य उद्धरण तथा नीति काव्य या सूक्त भी पढ़ने को मिलता है। उपन्यास के आरंभ में लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर शंभूदयाल, ये सभी होते हैं जो एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान पर जाते हैं माल खरीदने के लिए। ये उपन्यास का पहला प्रकरण होता है। बीच में जब ये लोग बातचीत करने लगते हैं तो उसी दौरान एक दोहा भी आता है, धनी दरिद्री सफल जन है जग के आधी, चाहत धनी विशेष कछु तासो ते अति दीन। लाला मदन मोहन और अंग्रेजी व्यापारी जो होते हैं, यानी लाला मदन मोहन तो पैसे वाले होते हैं और जिसके यहाँ व्यापार के लिए जाते हैं, अंग्रेजी व्यापारी की बातचीत से कथा का जो आरंभिक है सूत्र वो आगे बढ़ता है। किंतु स्वयं लेखक जो है वार्तालाप से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अनावश्यक से कुछ पंक्तियां जोड़ देते हैं। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपने आसवाब की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाते हैं कि आप भी ये आसवाब आया है, इसको खरीदिए, परंतु अपने रुपए के वास्ते मीठा तकाजा भी करना है। चुन्नीलाल और शंभूदयाल के कारण उनको मदन मोहन के लेन देन में बहुत कुछ फायदा हुआ, परंतु उसके 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ से बाकी है और मदन मोहन की बाबत तरह तरह की चर्चा फैल रही है। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, और हकीकत देखिए तो मदन मोहन का खर्च जो है जितना कमाई नहीं उससे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो मिस्टर ब्राइट है उसको अपनी रकम का खटका है, उसे चाहिए, इसलिए उसने इन कांचों का सौदा इस समय अटकाया और तीसरे पहर मास्टर शंभूदयाल को अपने पास बुलाया है। वो सोचता है जो चुन्नीलाल है या शंभूदयाल, ये लोग अगर हम महंगा से महंगा चीज़ खरीदवाएंगे तो ये इसको इस तरीके से बरगलाएंगे मदन मोहन को कि वो खरीद लेगा। और उपन्यास के बीच बीच में आपको देखेंगे तो शेक्सपियर का, वायरन का, इन कवियों के विविध प्रसंग भी देखने को मिलते हैं। उपन्यास में मनुस्मृति का जिक्र हितोपदेश का है। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं ना आपके पेपर में कि उपरोक्त में से देखिए कौन से रचनाओं का या कौन से रचनाकार का जिक्र हुआ है इस उपन्यास में। तो जैसे इस उपन्यास में देखेंगे तो मनुस्मृति, हितोपदेश आदि से भी कुछ प्रसंग लिए गए हैं। परंतु हमें एक बात तो स्वीकारनी होगी कि इस उपन्यास का कथानक इस युग में लिखे गए अन्य बहुत से उपन्यासों की अपेक्षा अधिक सुगठित है और उसका निर्वाह भी अपेक्षाकृत कलात्मक ढंग से किया गया है। यद्यपि स्वतंत्र रूप से देखने में इसमें संगठनात्मकता का अभाव प्रतीत होता है, अवश्य जिन उद्धरण के ऊपर चर्चा की गई वे अस्वाभाविक ढंग से कथा में समाविष्ट किए गए हैं। लाला मदन मोहन की फिजूल खर्ची को ही उपन्यास में आरंभ से अंत तक दिखाया गया है और इस प्रकार एक लघु आकार वाले कथानों को फैलाकर 300 से अधिक पृष्ठों का ही उपन्यास लिखा गया है। परीक्षा गुरु के निवेदन के अंत में उपन्यासकार ने कहा है कि इस पुस्तक के रचने में मुझको महाभारत आदि, संस्कृत गुलिस्ता वगैरह, फारसी, स्पेक्टर, लॉर्ड बेकन, गोल्ड स्मिथ, विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्रोत बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली, इसलिए इन सब का मैं बहुत उपकार मानता हूँ और दीन दयालु परमेश्वर की निहेतु कृपा का सच्चे मन से अमित उपकार मानकर लेख समाप्त करता हूँ। तो उपन्यास की सबसे बड़ी खासियत ये है ना कि इसमें नवजागरण की प्रतिध्वनि सुनने पड़ती है। अपनी भाषा की उन्नति के साथ इसमें नए ढंग की खेती और कल कारखाने की उन्नति पर बल दिया गया है। अंग्रेजों की नकल को निषिद्ध ठहराया गया है। देसी भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है। अखबारों की कद्र न करने की निंदा की गई है। पुरानी पीढ़ी की कर्मठता को अनुकरणीय बताया गया है।
हिंदी कथा साहित्य को एक नवीन रूप देने वाले में लाला श्रीनिवास दास का नाम सबसे पहले आता है। सर्वप्रथम इन्होंने ही ऐसे विषयों पर उपन्यास लिखने की परंपरा का प्रवर्तन किया। आप वैसे तो देखेंगे कि कथा परंपरा में आने वाले में ठाकुर जगमोहन, पंडित अंबिका दत्त, पंडित बालकृष्ण भट्ट, बहुत सारे लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं। तो इसीलिए कहा गया कि ये आपको कहीं ना कहीं लास्ट में देखेंगे तो उपन्यास जो है उपदेश देता है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट जो भी पात्र हैं, पात्रों से क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, तो इनको ध्यान रखिए। इसमें पात्र में मुख्य पात्रों में लाला मदन मोहन। उपन्यास के मुख्य पात्र हैं मदन मोहन, जो एक धनवान व्यापारी है लेकिन गलत संगति में फंसे रहते हैं। अंत में ये जेल जाते हैं, जहाँ से एक सच्चा मित्र यानी लाला ब्रजकिशोर जो है मदन मोहन को बचा के लाता है। तो इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, एक ब्रजकिशोर है, मदन मोहन है। और जो लाला ब्रजकिशोर है, लाला मदन मोहन का सच्चा मित्र, जो उसे हमेशा सही सलाह देता है और अंत में निकाले जाने पर भी अपने मित्र को जेल से बचा लाता है। पेशे से ये वकील है ब्रजकिशोर और समझदार इंसान है। मुंशी चुन्नीलाल, मदन मोहन का चापलूस मित्र। ये जो है मदन मोहन का चापलूस मित्र, जो पहले लाला ब्रजकिशोर के यहाँ 10 रुपये महीने की नौकरी करता था। मास्टर सिंभुदयाल, लाला मदन मोहन को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रखा गया था, बाद में उसकी चापलूसी करके अपना उल्लू सीधा करता है। हरकिशोर, लाला मदन मोहन से बैर हो जाने के कारण सभी व्यापारियों को भड़काकर लाला मदन मोहन पर मुकदमा करवाता है हरकिशोर। अब यहाँ पे देखिए जो गौड़ पात्र हैं उनमें है कामिनी, ये मदन मोहन की पत्नी है। जो लाला मदन मोहन है इनकी पत्नी है कामिनी। प्रियंवदा जो है ये ब्रजकिशोर की पत्नी है। पंडित पुरुषोत्तम दास मित्र हैं। हकीम अहमद हुसैन मित्र हैं। बाबू बैजनाथ मित्र हैं। लाला हरदयाल मित्र है। हरगोविंद पंसारी का लड़का। मिस्टर ब्राइट, नेहा चंद मोदी, आगा हसन जान। तो ये देखिए क्रमशः जो लाला मदन मोहन, लाला ब्रजकिशोर, मुंशी चुन्नीलाल, मास्टर सिंभुदयाल, हरकिशोर और गौड़ पात्र में कामनी, प्रियंवदा, पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ, लाला हरदयाल, हरगोविंद, मिस्टर ब्राइट, नेहा चंद मोदी, आगा हसन। कथा हमने देख ही लिया। अब यहाँ पे देखिए यह उपन्यास 41 प्रकरण में विभक्त है। 41 प्रकरण में कैसे विभक्त है? सौदागर की दुकान, अकाल में अधिक मास, संगति का फल, मित्र मिलाप, विषयासक्त, भले बुरे की पहचान, सावधानी, सब में हाँ, सभासद, प्रबंध, सज्जनता, सुख दुख, बिगाड़ का मूल विवाद, पत्र व्यवहार, प्रिय अथवा प्रिय, सुरा, स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार, क्षमा, स्वतंत्रता, कृतज्ञता, पतिव्रता, संशय, प्रामाणिकता, हास्य पैदा करने वाले, साहसी पुरुष, दिवाला, लोक चर्चा, फूट का काला मुंह, बातचीत, नैराश्य, चालाक की चूक, अदालत, मित्र परीक्षा, हीन प्रभा, स्तुति निंदा का भेद, धोखे की टट्टी, विपत्ति में धैर्य, सच्ची प्रीति, प्रेत भय, सुधारने की रीति, सुख की परम अवधि। तो यहाँ पे देखिए ये सारे पात्रों का दिया गया था। अब विशेष में हम देखें तो विशेष तौर पे उपन्यास में प्रतीकात्मक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण किया गया है। इस उपन्यास के हर प्रकरण की शुरुआत संस्कृत, ब्रज, फारसी आदि भाषा के साथ साथ इंग्लैंड, यूनान आदि के प्रमुख विद्वानों के विचार के पद्य अनुवाद से होती है। उपन्यास दिल्ली के आसपास की बोलचाल की भाषा में लिखा गया है। उपन्यास में आए पद्यों की भाषा जो है ये ब्रज है, जबकि गद्य की भाषा खड़ी बोली। ये उस युग के प्रभाव का कारण है। उपन्यास में तत्कालीन समाज में व्याप्त अशिक्षा, लोभ, प्रपंच, दिखावे और दयनीय स्थिति की समस्या आदि पर भी प्रकाश डाला गया है। यहाँ पे देखिए प्रमुख उद्धरण में अपनी भाषा में यह नई चालाक की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज़ें देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन भी उछड़ जाता है। दूसरा, बलायत की सब उन्नति का मूल लाड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार में मकड़ी के जाले ना बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। मिस्टर ब्राइट, प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है। संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख
रोकर, छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन सुनकर, उसके जी भर आने पर, उसके धैर्य देने पर, उसके हाथ से अपनी डबडबाई हुई आंखों के आंसू पूछे जाने पर जो संतोष होता है वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं होता। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये लाला हरदयाल के द्वारा कहना है कि प्रीति का जो सुख अलौकिक है ना, संसार में जिन लोगों के लिए भोजन, अन्न और पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उनको भी अपने दुख सुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे जो है, मतलब वही है कि मित्र के साथ आप कितना सहज महसूस करते हैं, अपने सारे दुख गा सकते हैं। लाला ब्रजकिशोर जो मित्र है उनका कहता है कि परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर भी वह फिजूल खर्ची समझी जाएगी और अपने कुटुंब, परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब वृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। ये कहना है लाला ब्रजकिशोर का। हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद है। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुख में नहीं जाता। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। ये कहना है लाला ब्रजकिशोर का। देश की उन्नति अवनति का आधार वहाँ के निवासियों की प्रकृति पर है। सब देशों में सावधान और असावधान मनुष्य रहते हैं, परंतु जिस देश के बहुत मनुष्य सावधान और उद्योगी होते हैं उसकी उन्नति होती जाती है, और जिस देश में असावधान और कमकस विशेष होते हैं उसकी अवनति होती जाती है। हिंदुस्तान में इस समय और देशों की अपेक्षा सच्चे सावधान बहुत कम है, और जो हैं वे द्रव्य की असंगति से अथवा द्रव्यमानों की अज्ञानता से अथवा उपयोगी पदार्थों की अप्राप्ति से अथवा नई नई युक्तियों के अनुभव करने की कठिनाइयों से निरर्थक से हो रहे हैं, और उनकी सावधानता बन के फूलों की तरह कुछ उपयोग किए बिना वृथा नष्ट हो जाती है। परंतु हिंदुस्तान में इस समय कोई सावधान ना हो, यह बात हरगिज नहीं है। यह है लाला ब्रजकिशोर का कहना। मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है, और उसमें हर्ज पड़ने ही से दुख होता है। ये कहना मास्टर शंभुदयाल का। हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती, हिंदुस्तान की उन्नति नहीं होती। विद्या अभ्यास की गुण कोई नहीं जानता, अखबारों की कदर कोई नहीं करता। अखबार जारी करने वालों को नफ़े के बदले नुकसान उठाना पड़ता है। हम लोग अपना दिमाग खपाकर देश की उन्नति के लिए आर्टिकल लिखते हैं, परंतु अपने देश के लोग उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते। कहते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र बनाया है, पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया है, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई है। ये कहना है लाला ब्रजकिशोर का। वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्य, शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। यह है लाला ब्रजकिशोर का कहना। दंड का प्रयोजन किसी अपराधी से बदला लेने का नहीं है, बल्कि आगे के लिए और अपराधों से लोगों को बचाने का है। यह है मास्टर शंभुदयाल का कहना। आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। यह है लाला ब्रजकिशोर का कहना। मनुष्य को जलन उस मौके पर हुआ करती है जब वह आप उस लायक ना हो, परंतु तुमको जो बड़ाई बड़े परिश्रम से मिली है वह ईश्वर की कृपा से मुझको बेमेहनत मिल रही है। फिर मुझको जलन क्यों हो? तुम्हारी तरह खुशामद करके मदन मोहन से मेल किया चाहता हो तो मैं सहज में कर लेता, परंतु मैंने आप यह चाल पसंद ना की तो अपनी इच्छा से छोड़ी हुई बातों के लिए मुझको जलन क्यों हो? जलन की वृत्ति परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए दी है कि वह अपने से ऊंची पदवी के लोगों को देखकर उचित रीति से अपनी उन्नति का उद्योग करे। ये कहना है लाला ब्रजकिशोर का। एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। मनुष्य के मन के विचार न सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ है? ये लाला ब्रजकिशोर का कहना है। सावधानी आदमी की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं। अफवाह वह भयंकर वस्तु है जिससे बहुत से निर्दोष दूषित बन जाते हैं। हिंदुस्तानियों में अब तक विद्या का व्यसन नहीं है, समय की कदर नहीं है, भले बुरे कामों की पूरी पहचान नहीं है। इसी से यहाँ के निवासी अपना बहुत समय औरों की निज की बातों पर हंसियाँ लगाने में और इधर उधर की जट्टल हाँकने में खो देते हैं, जिससे तरह तरह की अफवाहें पैदा होती हैं और भलमन शाह को झूठी निंदा अफवाह की जहरी पावन में मिलकर उनके सुयस को धुंधला करती है। ये है लाला ब्रजकिशोर का कहना। आदत की यह सामर्थ्य है कि वह मनुष्य की इच्छा न होने पर भी अपनी इच्छा अनुसार काम करा ही लेता है, धोखा दे देकर मन पर अधिकार कर लेती है।
मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है, ये कहना है लाला ब्रजकिशोर का। किसी मनुष्य की रीति भांति सुधरे बिना उससे आगे को काम नहीं लिया जा सकता, परंतु जिन लोगों का सुधारना अपने बूते से ही बाहर हो उनसे काम काज का संबंध नहीं रखना ही अच्छा है। और जब किसी मनुष्य से ऐसा संबंध ना रखा जाए तो उसके सुधारने का बोझ सर्वशक्तिमान परमेश्वर अथवा राज अधिकारियों पर समझकर उससे द्वेष और बैर रखने के बदले उसकी हीन दशा पर करुणा और दया रखना सज्जनों को विशेष शोभित करती है, ये कहना है लाला ब्रजकिशोर का। तो इस तरीके से हमने ये जो उपन्यास है इसको देखा। अब नेक्स्ट उपन्यास जो हमारे पाठ्यक्रम में होगा उसे देखेंगे। और ये उपन्यास सारांशतः अगर देखें तो हमें ये समझ में आता है कि इसमें कहीं ना कहीं जो फिजूल खर्ची जो एक होता नहीं कि सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी के माध्यम से उपदेश देने का प्रयास किया गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।